नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे गोदान पर। विषय दिया गया है, आप सबने देखा होगा, जो भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की ओर से जारी किया गया है, प्रेमचंद का गोदान। गोदान हिंदी का एक ऐसा उपन्यास है जिसके हिस्से में जितने पाठक आए, मुझे नहीं लगता कि हिंदी के किसी दूसरे उपन्यास को इतने पाठक मिले होंगे। एक विशिष्ट उपन्यास हर अर्थ में है वो। इसीलिए 1936 में जब वह प्रकाशित हुआ, तब से लेकर आज तक गोदान पर लगातार चर्चा जारी है। कई तरह के तर्क हैं, स्वीकार करने के भी तर्क हैं और कई बार अस्वीकार करने के भी कुछ तर्क हैं, लेकिन प्रेमचंद का यह उपन्यास केंद्र में बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस पर बातचीत होनी ही चाहिए। और हम सब साहित्य के विद्यार्थी हैं, और जब हिंदी उपन्यास शब्द का कोई जिक्र करता है, हिंदी उपन्यास, तो सबसे पहले किसी साधारण पाठक के जेहन में भी और विशिष्ट पाठक के जेहन में भी जिस उपन्यास की छवि उभरती है वह गोदान है। उसके बाद बहुत सारे उपन्यासों की छवि उभरती है। तो एक ऐसा उपन्यास जो हिंदी उपन्यास का पर्याय बन गया हो, अपनी सामर्थ्य और सीमा के साथ उस उपन्यास पर बात करना जरूरी है और आलोचनात्मक विवेक के साथ बात करना जरूरी है। मैं बार बार जब भी बात करता हूं प्रेमचंद के बारे में या किसी के बारे में, तो मेरा यह मानना है कि आलोचना से परे कोई नहीं होता। आलोचना सबकी की जा सकती है, लेकिन आलोचना करने के लिए आलोचना नहीं होनी चाहिए, आपके पास उसके तर्क होने चाहिए। दूसरी बात, जब आप प्रेमचंद जैसे किसी बड़े कलाकार कि किसी कृति पर चर्चा कर रहे हैं, उनकी कहानी पर चर्चा कर रहे हैं, उनके उपन्यास पर चर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य धारण करना चाहिए, क्योंकि कोई बड़ा कलाकार कोई कृति यूं ही नहीं लिख देता। कई बार हम पहले पाठ में किसी कृति से गुजरते हैं तो हमें ये लगता है कि यह ऐसे ही लिख गई कृति होगी, ऐसे ही लिख दिया होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। साधारण रचनाकार भी कोई चीज ऐसे नहीं लिखता, फिर कोई बड़ा कलाकार, बड़ा कथाकार, बड़ा कवि कोई रचना यूं ही क्यों लिख देगा? थोड़ा धैर्य धारण कर हमें उसकी परतों में प्रवेश करने की कोशिश करनी चाहिए। एक बात और, यदि वह रचनाकार चिंतक भी है तो कथा साहित्य से अलग या कविता से अलग उसके विचार साहित्य को भी देखना चाहिए। यह अकारण नहीं है कि महादेवी वर्मा की कविताओं की जो व्याख्या पहले हुआ करती थी, उनके विचार साहित्य से उसको जोड़कर जब पढ़ना शुरू किया लोगों ने, तो व्याख्या बदल गई कविता की। यह प्रेमचंद के साथ भी है। हजारों पृष्ठ में प्रेमचंद का विचार साहित्य उपलब्ध है। लगभग अपने समय की हर ज्वलंत समस्या पर प्रेमचंद ने लेखन किया है। वो स्वाधीनता आंदोलन की बात हो, उपनिवेशवाद से संघर्ष की बात, सामंतवाद की बात हो, जाति व्यवस्था की बात हो, स्त्री पुरुष संबंधों की बात हो, परिवार की बात हो, स्त्री शिक्षा की बात हो, किसानों की बात तो बार बार आती ही है कि किसानों के बिना प्रेमचंद की कोई चर्चा पूरी नहीं होती है। जो भारतीय सामाजिक संरचना है उसमें समरसता की बात हो, ये सब प्रेमचंद के वहां है और सब पर प्रेमचंद ने बहुत डूब कर गहराई से विचार किया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोग इस पे अब दिखाई देने लगे हैं, बहुत सारे मित्र यहाँ आ गए हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि हम लोग इस पर आगे करते हैं। किसी ने लिखा है कि दिनकर जी पर एक व्याख्यान हो, भारतीय भाषा केंद्र के लोग इस पर विचार करेंगे। हम अभी जिस पर विचार कर रहे हैं, तो मैं एक पृष्ठभूमि के तौर पर ये बातें कर रहा था कि
जब हम प्रेमचंद को या किसी भी बड़े कवि को, कथाकार को पढ़ें तो हमें धैर्य धारण करके पढ़ना चाहिए। बहुत हड़बड़ी में यदि हम किसी कृति के पास जाते हैं तो निष्कर्ष भी हड़बड़ी वाले लेकर आते हैं। जब हम धैर्य के साथ किसी कृति के पास जाते हैं, हम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता प्रवेश करते हैं उसमें, तो हम बहुत कुछ लेकर आते हैं उसके भीतर से। बहुत, एक नहीं, मतलब मोतियों की एक पूरी माला हमारे हाथ लग जाती है। तो यह जो दो तरह के लेखक होते हैं किसी भी भाषा में, एक जो दो कोटियां होती हैं लेखकों की मुख्य रूप से, उसमें एक लेखक ऐसे होते हैं जो अपनी भाषा की चौहद्दी में ही अपना उत्स प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि उसी के भीतर लिखते हैं, उसी के भीतर उनकी चर्चा होती है और बाहर कोई बात नहीं निकलती। और लेकिन जो दूसरी तरह के रचनाकार होते हैं, वे, उनके साहित्य में उनके अपने समय का जीवन होता है, उनका अपना समाज और संस्कृति होती है, और इन सबको मिलाकर वो अपनी भाषा के भीतर तो उत्स प्राप्त करते ही हैं, वो उसका अतिक्रमण करके दूसरी भाषाओं तक पहुंचते हैं, दूसरे समाजों तक भी पहुंचते हैं। प्रेमचंद इस दूसरी कोटि के रचनाकार हैं। वे पार करते हैं अपनी भाषा की चौहद्दी को, अपनी भाषा की सीमा को, और एक बड़ा विजन तो उनके पास था ही। उस विजन को जब वो हिंदी साहित्य के साथ जोड़ देते हैं तो हिंदी साहित्य का विजन बड़ा हो जाता है, और बाहर दूसरी भाषा के लोग, भारत की दूसरी भाषाएं हों या दुनिया की दूसरी भाषाएं हों, जब लोग उसको पढ़ते हैं और सुनते हैं तो लोगों को लगता है कि हिंदी के पास प्रेमचंद हैं। मित्रों, ये जो गोदान नाम का उपन्यास है, आइए हम उस पर बात करते हैं। बीच बीच में हम विचारधाराओं की बात भी करेंगे। अलग अलग तरह से प्रेमचंद पर चर्चा होती ही रहती है, मैंने आरंभ ही किया, उसको देखना चाहिए। गोदान है क्या? आप सबने अपने आरंभिक पढ़ाई लिखाई के दिनों में जब गोदान या उपन्यास साहित्य के अध्ययन की ओर गए होंगे तो आपको सुनने को मिला होगा कि कृषक जीवन का महाकाव्य है गोदान, और बहुत दिनों तक यही चलता रहा, और अभी बहुत सारे विश्वविद्यालयों में इसी ढंग से विद्यार्थी अपना उत्तर तैयार करते हैं और कृषक जीवन का महाकाव्य वो होकर रह जाता है। गोदान सिर्फ कृषक जीवन का महाकाव्य नहीं है, वो सिर्फ कृषक जीवन का आख्यान नहीं है। गोदान, अगर आप देखें तो भारत के तीसरे चौथे दशक की जो स्थितियां हैं उनमें से बहुत सारे प्रसंगों, बहुत सारी घटनाओं का दस्तावेज है। वो सिर्फ कृषक जीवन का दस्तावेज बनकर के नहीं आया है। अगर सिर्फ उसे कृषक जीवन के दस्तावेज तक रखेंगे तो शायद मुश्किल होगी, शायद मुश्किल होगी। ये हम लोगों को समझने की जरूरत होगी। गोदान जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कई तरह के चरित्र उभर करके आते हैं। हुरी, उसकी पत्नी धनिया, उसका बेटा गोबर, राय साहब एक चरित्र हैं, ओंकार नाथ नाम के एक चरित्र हैं जो संपादक हैं, मेहता साहब हैं जो प्रोफेसर हैं, मालती हैं जो डॉक्टर हैं, आधुनिक स्त्री का प्रतीक हैं, खन्ना साहब हैं, चंद्र प्रकाश खन्ना जो व्यवसायी हैं, श्याम बिहारी तनखा हैं जो वकील हैं, गोविंदी हैं जो घरेलू महिला हैं, और यही याद रखें कि गोविंदी का एक और नाम भी उपन्यास में है, कामिनी खन्ना नाम भी है उनका। कई बार लोग इस पर सवाल भी उठाते हैं कि एक जगह कामिनी, दूसरी जगह गोविंदी। मुझे लगता है कि इससे कोई बहुत समस्या उपन्यास में आती नहीं है। एक बात और भी याद रखना चाहिए कि गोदान लिखने के बाद प्रेमचंद को शायद उसे गुजरने का अवसर दोबारा नहीं मिला था, नहीं तो ये जो थोड़ी बहुत कुछ त्रुटियां दिखती हैं वो शायद नहीं होती। इसके अलावा कोई त्रुटि नहीं है। ये नाम का एक मसला है, कामिनी खन्ना गोविंदी, इसका एक मामला आता है। मिर्जा खुर्शीद हैं जो जूते का व्यापार करते हैं, और राय साहब, अमरपाल सिंह साहब हैं, दुलारी सहुआइन हैं, ये सब लोग आते हैं। माता दीन और दाता दीन है, सिलिया है,
जो होरी की बेटियां हैं, रूपा है, होरी का भाई है, ये सारे चरित्र जेहन में रख कर आगे बढ़ना चाहिए। अगर सिर्फ आप होरी की कथा के रूप में इसको पढ़ेंगे तो गोदान के साथ न्याय नहीं होगा। राय साहब की कथा के रूप में पढ़ेंगे तो न्याय नहीं होगा। मालती मेहता की कथा के रूप में पढ़ेंगे तो न्याय नहीं होगा। न्याय के लिए जरूरी है कि आप, मैं निवेदन कर रहा था कि उपन्यास को भी संपूर्णता में पढ़िए और धैर्य के साथ पढ़िए। देखें कि गोदान एक ऐसा उपन्यास है प्रेमचंद का, जहां पहुंचकर गोदान तक पहुंचते हुए प्रेमचंद अपने पाठकों पर भरोसा करने लगते हैं। अन्य जगहों पर आप देखेंगे कि प्रेमचंद हस्तक्षेप करते हैं अपनी कहानियों में भी, कई बार उपन्यासों में भी वो हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन गोदान तक पहुंचते पहुंचते वो लगभग हस्तक्षेप बंद कर देते हैं और जो लिखना है लिखते हैं और अपने पाठकों की बुद्धि पर, उनके विवेक पर भरोसा करते हैं। अभी हम जिक्र करेंगे कि किस तरह अपने पाठकों के विवेक पर वो भरोसा करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। इनको देखने की जरूरत है। हुआ यह है कि जब से विमर्श आए हैं प्रेमचंद को विमर्शों के आलोक में भी पढ़ा जाने लगा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब भी कोई विचार आएगा, विचारधाराएं आएंगी, जो भी पूर्वज रचनाकार हैं उनका मूल्यांकन होगा ही होगा। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि जो चीजें प्रेमचंद के समय में थी ही नहीं, यदि आज वो भारतीय समाज में आ गई हैं और उसे आप मानक मान लेंगे तो न्याय नहीं होगा, न्याय नहीं होगा। आप भूमंडलीकरण प्रेमचंद में ढूंढेंगे तो न्याय नहीं होगा। हाँ, भारतीय सामाजिक संरचना को प्रेमचंद कैसे देखते थे यह जरूर देखा जाना चाहिए। स्त्री समाज के प्रति प्रेमचंद को कैसे देखना चाहिए, इसको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ये तमाम प्रसंग स्त्री दृष्टि को लेकर के आज जो चर्चाएं हैं उनके आलोक में देखने की जरूरत है प्रेमचंद को, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इससे किसी को, मुझे लगता है, कोई ऐतराज भी नहीं है अगर वो प्रेमचंद कहीं कितना खरे उतरते हैं, नहीं उतरते हैं, ये समझने की जरूरत है और उसको बहुत ज्यादा मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखने की जरूरत है। कई तरह की टिप्पणियां इस पे आ रही हैं और खैर इन टिप्पणियों से हम पहले बात कर लें, फिर हम टिप्पणियों को लेंगे, सुनेंगे उस पर। तो मूल रूप से मैं प्रस्थान बिंदु के तौर पर ये कहना चाहता था कि जब गोदान को पढ़ें तो किस रूप में हमें पढ़ना चाहिए। एक विद्यार्थी के तौर पर, एक साहित्य के अध्येता के तौर पर ये मेरी प्रस्तावना है। सबका अपना ढंग हो सकता है पढ़ने का। तो ये चीजें निकल करके आती हैं। इसमें कई तरह की चीजें हैं। विजय देव नारायण शाही प्रेमचंद को गर्ल्स वर्दी से जोड़ करके देखते थे। मैं उधर की नहीं जाऊंगा, मैं गोदान पर ही अपने को केंद्रित करने की कोशिश करूंगा कि गोदान पर बातचीत की जाए। थोड़ी बहुत चर्चा जो गोदान का क्राफ्ट है, गोदान का ढांचा है, उसको लेकर के भी थोड़ी बहुत चर्चा की जाए। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। गोदान एक ऐसा उपन्यास है जो अपने समय की विचारधाराओं का क्रिटिक भी उपस्थित करता है, उसकी आलोचना भी उपस्थित करता है। किस तरह करता है अभी हम उसमें करेंगे। अभी मैं प्रस्तावना के तौर पर ये बातें रख रहा हूं। प्रेमचंद जब होरी की बात करते हैं, जब राय साहब जैसे जमींदार को लेकर आते हैं, किसानों की समस्या को लेकर आते हैं, तो इस बात को लेकर वो बहुत स्पष्ट हैं कि जो औपनिवेशिक आधुनिकता है उससे भारतीय किसान का भला नहीं होने वाला है। वो बहुत स्पष्ट है। आप देखें रंगभूमि में भी जब आप जाएंगे देखेंगे कि प्रेमचंद, अक्सर लोग पढ़ लेते हैं कि वो उद्योगों का विरोध करते हैं। नहीं, प्रेमचंद उद्योगों का विरोध नहीं करते हैं।
कभी इस रूप में नहीं देखना चाहिए। इसको समझने की जरूरत है। एक चीज और भी है कि प्रेमचंद जो पश्चिम की राष्ट्र और राज्य की परिकल्पना थी, उससे बहुत दूर तक सहमत नहीं थे। ये गबन में भी दिखाई देगा आपको, जब देवी दीन का प्रसंग देखेंगे आप और राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद की चर्चा के संदर्भ में देखेंगे, तब भी आपको ये बात समझ में आएगी। और इसी के साथ मूल चीज ये था कि प्रेमचंद जिस नए भारत की संकल्पना कर रहे थे, प्रेमचंद की दृष्टि में जो नया भारत था, जो आजादी के बाद आना था, जिसके लिए संघर्ष चल रहा था, उसको लेकर वो बराबर संशय में रहे। बराबर उनको ये लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, वंचित समुदाय के साथ धोखा हो जाएगा। देवी दिन खट्टिक यही सवाल करते हैं गोदान में। उस दौर के तमाम महापुरुष, भगत सिंह भी ये सवाल कर रहे थे उसी दौर में। तो इनको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। हम इस पर आएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि सामाजिक संरचना को समझते हैं प्रेमचंद, और उसको लेकर आते हैं गोदान में। जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है उसको ठीक से लेकर के आते हैं वो गोदान में, बिना किसी भावुकता के, बिना किसी हृदय परिवर्तन के उन चीजों को लेकर आते हैं और सामने रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। ये भी सही है कि गोदान की जो संरचना है, गोदान का जो ढांचा है, वो एक मानक की तरह सेट हुआ हिंदी में, और बाद में बहुत सारे लोगों ने उस ढांचे को स्वीकार किया, उसमें तोड़-फोड़ भी की, आगे भी बढ़ाया। तो इसको लेकर के आगे चलते हम सबसे पहले इसी की बात करें कि अगर गोदान को सबसे पहले कृषक समस्या के अगर आलोक में हम देखें तो क्या है गोदान, किस तरह निकल करके आता है गोदान। तो किस तरह से चीजें निकल करके आती हैं, इसको देखते हैं। मैं बीच बीच में दरअसल टिप्पणियां भी देखने लग रहा हूं लोगों का। खैर, हम लेंगे उन टिप्पणियों को, बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं, हम उनको लेंगे, उन पर बात करेंगे। जब प्रेमचंद गोदान तक पहुंचते हैं, याद रखना चाहिए कि किसान जीवन पर प्रेमचंद का जो पहला उपन्यास प्रेमाश्रम है, वह मतलब कह सकते हैं आप कि बहुत वैचारिक रूप से परिपक्व होकर के प्रेमचंद ने उस उपन्यास की रचना की थी। याद रखना चाहिए कि उड़िया में फकीर मोहन सेनापति ने छमाड़ आठ गुंठ नाम का उपन्यास बहुत पहले लिख लिया था, लेकिन वहां पर किसान की दुर्दशा का चित्रण है, और एक तरह से इस में यकीन है कि स्थितियां बदल जाती हैं। उसमें जो नौ धनाढ़ जमींदार है, कैसे चीजें बदलती हैं, वो नष्ट हो जाता है, किसानों के दिन बदलने लगते हैं, ये सब स्थितियां वहां आती हैं। प्रेमचंद फकीर मोहन सेनापत दिखाते हैं। प्रेमाश्रम में प्रेमचंद ऐसा कुछ नहीं करते। वो औपनिवेशिक और सामंती जो गठजोड़ है किसानों के शोषण के संदर्भ में, किस तरह औपनिवेशिक सत्ता जमींदारों के माध्यम से लगातार शोषण कर रहे थे, दोनों मिलकर के, सामंतवाद और उपनिवेशवाद। प्रेमचंद उसको प्रेमाश्रम में पकड़ते हैं, और सूर्यनारायण जी ठीक लिख रहे हैं, और वो मैंने आरंभ में रेखांकित भी किया कि आंख मूंद करके कोई नहीं देखता है, जिसमें संशय नहीं है वो आगे कैसे बढ़ेगा। खास करके जो वैचारिक लोग होते हैं, संशय ही उनको विचारों में आगे ले जाते हैं, परिपक्व बनाते हैं, आगे सोचने समझने के लिए विवश करते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक इशारा कर रहे हैं आप, और मैंने आरंभ में बात कही भी थी। तो प्रेमचंद हर चीज को संशय के साथ देखते हैं, वो मध्यवर्ग को संशय के साथ देखते हैं। इस उपन्यास में भी है, हम आएंगे वहां पर। तो अभी मैं किसानों की बात कर रहा था। तो कैसे प्रेमाश्रम में जो लेकर के आते हैं, प्रेमाश्रम पहला उपन्यास है जहां दुनिया में किसानों के आंदोलनों की नोटिस ली गई है। याद रखना चाहिए
कि आज की तरह सोशल मीडिया का दौर नहीं था, आज की तरह अखबारों की जो सुलभता है वो भी नहीं थी, लेकिन प्रेमचंद लगातार दुनिया भर में जो आंदोलन हो रहे थे किसानों के समर्थन में, उस पर निगाह रखे हुए थे और प्रेमाश्रम में उसको लेकर आते हैं। बुल्गारिया का प्रसंग आता है, बलराज उसमें लेकर के आता है और मुझे तो बहुत आकर्षक चरित्र लगता है बलराज। तो मैं कहना सिर्फ ये चाहता था कि गोदान में एकाएक प्रेमचंद किसान लेकर नहीं आते हैं, कर्मभूमि में भी किसान है, कर्मभूमि में भी किसान है। तो किसान के साथ कहानियों में तो आते ही है प्रेमचंद के वहां किसान, तो लगातार प्रेमचंद किसानों के साथ अपना जुड़ाव व्यक्त करते रहते हैं अपने लेखन में, अपने वैचारिक लेखन में भी। सैकड़ों पृष्ठों में उन्होंने किसानों की समस्या पर जो लेख लिखे वो उपलब्ध हैं, उनको पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। तो जब प्रेमाश्रम और कर्मभूमि से होते हुए और गबन में उस तरह से नहीं, लेकिन सवाल के रूप में ही सही, वंचित लोगों का प्रश्न उठाते हुए गोदान तक प्रेमचंद आते हैं, तो वहां पर होरी सिर्फ उनके लिए एक किसान नहीं है, होरी भारतीय जो कृषक जीवन है वो उसका प्रतिनिधि बन करके आता है। बहुत सारा अनुभव प्रेमचंद ने अर्जित कर लिया है, किसानों से संबंधित बहुत सारी सूचनाएं प्रेमचंद के पास हैं, खुद उन्होंने बहुत सारा विचार कर लिया है, फिर होरी का वो सृजन करते हैं। और होरी का सृजन करते हुए वे इस बात का बराबर ध्यान रखते हैं कि होरी जो भारतीय किसान है उसका जो पूरा मनोविज्ञान है, होरी उसको प्रतिध्वनित करे, और वो करता है, और वो करता है। धनिया का चरित्र सृजित करते हैं प्रेमचंद होरी के साथ, और धनिया जैसा कोई दूसरा चरित्र प्रेमचंद भी सृजित नहीं कर पाए, और उतना मजबूत चरित्र कोई और है नहीं, मतलब प्रेमचंद के अपने कथा साहित्य में स्त्री चरित्र। वो पूस की रात, मैं पहले भी कह चुका हूं कि पूस की रात की जो मुन्नी है, एक तरह से उसका विकास है धनिया में, वो तेजस्विता, वो तेजस्विता प्रेमचंद के दूसरे स्त्री पात्रों में उस रूप में नहीं दिखाई देती है। दूसरे के वहां भी बहुत कम है, दूसरे रचनाकारों के वहां। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। और होरी के माध्यम से वो पूरी, आप देखें कि किसानों की जो दुर्दशा थी, किस तरह सामंतवाद और उपनिवेशवाद उनका शोषण कर रहा था, वो प्रेमाश्रम में आप देख चुके हैं। यहां पर भी दूसरे ही तीसरे पेज पर आप देखेंगे कि राय साहब होरी से कहते हैं, रामलीला कराने के लिए उनको होरी के गांव से पैसों की जरूरत है, इकट्ठा करके। लोग खाने बिना मर रहे हैं, सब कुछ है। और राय साहब को अपनी पड़ी हुई है। कुछ बड़े ऐसे वाक्य हैं इस उपन्यास में, कुछ ऐसे वाक्य हैं इस उपन्यास में कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहता है कि जब गर्दन जो दूसरों के टांगों के बीच दबी हुई हो तो सहलाते रहना चाहिए। इससे ये मतलब जब प्रेमचंद ये कहते हैं तो दरअसल सामंतवाद के प्रति अपार घृणा पैदा करते हैं अपने पाठक के भीतर। वो सिर्फ आपके मर्म की तलाश नहीं करते हैं कि आप वहां भावुक हो जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि धैर्य के साथ पढ़ना चाहिए बड़े कथाकार को, बड़े कलाकार को, बड़े किसी भी बड़े कवि को, हड़बड़ी में नहीं। वो आप मतलब मार्मिक स्थलों की पहचान इसलिए नहीं करते कि आप भावुक हो जाएं और आंसू बहाने लगे, बल्कि प्रेमचंद जब कहते हैं कि वो मतलब ऐसी दशा, जो अन्न उपजाता है वो खा नहीं पाता, उसको पूरे वस्त्र नहीं है, हिया जरत रहत दिन रैन, गाता है होरी। भारतीय किसान, ये गीत देखें प्रेमचंद ने जो उठाया, हिया जरत रहत दिन रैन, भारतीय किसान के लिए तो ये एक तरह से मतलब आप कह सकते हैं सूक्ति वाक्य की तरह तब भी था और आज भी है। तो प्रेमचंद जब वो होरी आता है कि पांव को सहलाते रहना चाहिए, तो उस समय आपके भीतर जो भी पाठक है, सचेत पाठक, अपार घृणा से भर जाता है सामंतवाद के प्रति, जमींदारी व्यवस्था के प्रति। और याद रखिए
कि प्रेमचंद ये सिर्फ उपन्यास में नहीं कर रहे थे, लगातार जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन के लिए लेख लिख रहे थे, संपादकीय लिख रहे थे। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा था कि जब पढ़ें तो उनके विचार साहित्य से मिलाकर पढ़ें। देखें, आपके सामने किसी और की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, आपके सामने खुद ही अर्थ की एक नई दुनिया खुलती चली जाएगी प्रेमचंद के उपन्यासों की भी और कहानियों की भी। तो इस तरह से आता है। एक और स्थल है, होरी कहता है कि 60 साल कौन जिएगा। कल्पना कीजिए, किसान, यानी कि ऐसी शोषण की ऐसी इंतहा, ऐसी पराकाष्ठा कि कोई किसान यह सोच नहीं सकता कि 60 वर्ष का उसका जीवन भी होगा। जिस आयु वर्ग में धनिया और होरी हैं, उस आयु वर्ग में तो कोई बूढ़ा नहीं दिखता, लेकिन दोनों बूढ़े जैसे दिखने लगे हैं। तो ये एक बड़ा मसला है जिसको समझने की जरूरत है। अगर इसको नहीं हम समझेंगे तो शायद हमें दिक्कत होगी, हमें परेशानी होगी। तो इसको इस रूप में देखें। इससे संबंधित यानी कि जब आप कृषक समस्या के बारे में विचार करें, होरी पर विचार करें, तो मेरा ये निवेदन है कि प्रेमचंद की किसानों से संबंधित जो निबंध हैं उस दौर के और संपादकीय हैं उस दौर के, उनको भी जरूर पढ़ें। बहुत सारी चीजें अपने आप उसमें साफ होती चली जाएंगी, निकलती चली जाएंगी। कुछ प्रसंग लेते रहेंगे क्योंकि कुल 1 घंटे का मसला है। कभी अवसर मिला तो हम एक एक प्रसंग पर 1-1 घंटे की बात करेंगे। आज मैं सूत्रों में ही बात करना चाहता हूं कि हम लोग किस तरह, बिल्कुल सही सूर्यनारायण जी कह रहे हैं, भागे किसान, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। उस दौर में किस तरह जमींदारी व्यवस्था खत्म की जाए, प्रेमचंद इस पर लिखते हैं। किस तरह पानी की व्यवस्था हो जाए किसानों के लिए, इस पर लिखते हैं। लगान कैसे, मतलब एक वाक्य लिखते हैं प्रेमचंद उस दौर में, जिसने नहीं पढ़ा है वो और जो सिर्फ ये सोचता है कि उसने 1 कहानी 2 कहानी पढ़ ली और प्रेमचंद को जान गया, उसके लिए जरूरी है कि वो पढ़े प्रेमचंद को। उन्होंने कहा कि सरकार और किसान के बीच दलाल वर्ग माना है प्रेमचंद ने जमींदारों को। और देखें कि प्रेमाश्रम में एक विकल्प है उनके दिमाग में, लेकिन गोदान तक पहुंचते पहुंचते वो जान गए थे कि अगर सामंतवाद और उपनिवेशवाद इसी रूप में है तो किसान विकल्पहीन है। अवध का किसान आंदोलन पीछे हो चुका है। याद रखिए कि प्रेमाश्रम के बाद अवध का किसान आंदोलन हुआ था। प्रेमचंद ने प्रेमाश्रम में उन स्थितियों का आकलन कर लिया था जो बाद में बड़े पैमाने पर अवध के किसान आंदोलन के रूप में जो देखने को मिला, हम सबको सामने आया। तो इन सब चीजों को जोड़ते रहना चाहिए। बहुत सारे प्रेमाश्रम का जो पहला ड्राफ्ट था उर्दू का, वो 1918 में पूरा हो चुका था। तो ये इसको बिसरा करके अगर देखेंगे किसानों के बारे में, तो आप प्रेमचंद को नहीं समझ पाएंगे, होरी को भी नहीं समझ पाएंगे आप इस पूरे संदर्भ में। आज मैं पूरे संदर्भ में एक जगह एक ऐसा अवसर आया जहां पर एक निबंध का जिक्र आया और वो लेखक भी वहां थे। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद ने गोदान में होरी से गोदान करवा दिया है। यकीन जानिए कि मुझे वो प्रति नहीं मिली आज तक। मैंने उनसे भी निवेदन किया कि वो प्रति मुझे दे दें, वो जिसमें प्रेमचंद ने होरी से गोदान करवाया है। अगर हम यह अंतर नहीं कर पाते हैं कि जो सामंतवादी व्यवस्था है, जो सत्तात्मक व्यवस्था है, वो किस तरह अपना संचालन करती है, तो हम कैसे न्याय करेंगे कृतियों के साथ। लोग इकट्ठा, धनिया पछाड़ खा के गिर चुकी है, होरी तो लगभग मृत्यु की गोद में जा चुका है। लोग कहते हैं कि गोदान होगा, और वो जो 20 आने पैसे उसने बांध रखा है साड़ी के साथ, वो खोल देती है। उसके पास उसका पति अब जा रहा है, उसके जीवन
का वसंत जा रहा है, उसके जीवन का सब कुछ जा रहा है, वो 20 आने उसको कहा। और ये 20 आने होरी ने इकट्ठा किए हैं रस्सी की बुनाई करके, कि धीरे धीरे पैसा होगा तो वह रूपा से उऋण होगा, जिसका विवाह पिता की उम्र के व्यक्ति से करना पड़ गया है उसे। प्रेमचंद ये दिखाते हैं कि जिस व्यक्ति का एक पल इस जन्म में नहीं सुधर पाया, इस लोक में नहीं सुधर पाया, उसका परलोक सुधारने की ये कैसी कोशिश है, कैसा पाखंड है, कैसा पाखंड। विवेकानंद को याद करिए, विवेकानंद भी इसी तरह से सोचते थे कि पाखंड का अंत होना चाहिए, पाखंड का अंत होना चाहिए। लोग अक्सर ढूंढते हैं, वैसे मेरा ये मानना है कि प्रेमचंद जैसा रचनाकार जिसमें जो स्वयं बड़ा विचारक है, जरूरी नहीं कि वह दूसरे विचारकों के पीछे चले। और प्रेमचंद बहुत हद तक गांधी जी, अंबेडकर और विवेकानंद से सत्व ग्रहण करते हैं, लेकिन एकदम उन लोगों के पीछे नहीं चलते। बहुत सारे लोग ढूंढते हैं कि इनके वहां ये अमृत राय ने भी रेखांकित किया है विवेकानंद के प्रभाव, लेकिन किस प्रभाव को तो आप देखेंगे इस तरह से। तो प्रेमचंद जब पाखंड को तार तार कर रहे हैं, वहां अगर आपको यह दिखाई दे कि प्रेमचंद गोदान करवा रहे हैं, तो फिर तो कैसे चर्चा होगी? नहीं हो सकती चर्चा, नहीं हो सकती चर्चा। तो इसको समझना होगा हमें। प्रेमचंद आज नहीं आएंगे हमें बताने के लिए, लेकिन प्रेमचंद जो लिख गए हैं उसके स्पष्ट संकेत हैं हमारे पास। ये था भारतीय किसान उस समय। आप देखें कि आप आसपास जब रहते हैं, बहुत सारी चीजें किस तरह संरचनाएं आपको जकड़े रहती हैं। अपने तमाम उद्यम के बावजूद आप कुछ दूर तक तो निकल जाते हैं, कई बार नहीं निकल पाते उससे। प्रेमचंद हर जगह ऐसी चीजों का प्रत्याख्यान करते हैं, क्रिटिक उपस्थित करते हैं, बहुत बारीक होकर के, बहुत बारीकी से वहां जाने की जरूरत है और समझने की जरूरत है, तब समझ पाएंगे। आप एक अपना पहले से निश्चित किया हुआ अगर कोई एजेंडा लेकर प्रेमचंद के पास जाएंगे, किसी के पास जाएंगे, तो जाहिर है कि आपको कुछ वहां प्राप्त नहीं करना है। आप अपने एजेंडे को वहां स्थापित करना चाहते हैं, कर लीजिए, कर लीजिए। लेकिन यदि हम एक विद्यार्थी हैं और हम कृति के साथ संवाद करना चाहते हैं, तो हमारा दायित्व बढ़ जाता है। हमें कृति को बोलने देना चाहिए, न कि स्वयं बोलते रहना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था कि धैर्य के साथ कृति के पास जाने की जरूरत होती है। देखिए, कृति आपसे बात करती है, अगर उसको अवसर दें तो कृति आपसे बात करती है। रुकिए, किस्सा कहानी है इसलिए 3 पन्ना पलट दिया और आगे बढ़ गए, नहीं। डिटेल्स में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। कथा, कविता, अब तो कविता भी डिटेल्स की महिमा से भरी हुई है। तो कथा साहित्य में तो डिटेल्स की बहुत महिमा होती है। बहुत सारे सूत्र उन डिटेल्स में होते हैं, उन डिटेल्स में होते हैं। तो इसको समझने की जरूरत है जब आप कृषक समुदाय की ओर बढ़ते हैं गोदान में। स्त्री जीवन को किस तरह लेकर के आते हैं प्रेमचंद इस उपन्यास में, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। धनिया का मैंने जिक्र किया कि वैसा मजबूत चरित्र कोई दूसरा प्रेमचंद खुद भी नहीं सृजित कर पाए, नहीं कर पाए, वो कर भी नहीं पाता। उसके बाद उनको समय भी नहीं मिला, उनको समय भी नहीं मिला। देखें कि प्रेमचंद के साथ एक अच्छी चीज ये है कि जिस प्रकार वे दुनिया भर में किसानों के पक्ष में चल रहे आंदोलनों की खबर रखते हैं, उसी तरह दुनिया भर में जो आधी आबादी है सृष्टि की, पृथ्वी की, उस आधी आबादी के बारे में भी क्या कुछ चल रहा है उस पर निगाह रखते हैं प्रेमचंद। भारत में भी नवजागरण के भीतर से स्त्री मुक्ति को लेकर क्या स्वर निकल रहे थे, प्रेमचंद उससे परिचित थे। इलाहाबाद से ही रामेश्वरी नेहरू जो काम कर रही थी, गृहलक्ष्मी और स्त्री दर्पण जैसी पत्रिकाएं जो काम कर रही थी, प्रेमचंद उससे परिचित थे। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ किस्सा कहानी लिखने में डूबे हुए थे, जैसा बहुत सारे लोग करते हैं। प्रेमचंद लगातार अपने समय को देख रहे थे, अपने समय को समझने की कोशिश भी
कर रहे थे। देखें, गोदान शुरू होता है और गोदान के एकदम लगभग आरंभिक पृष्ठों में ही गोबर झुनिया से मिलता है। झुनिया जो कि भोला की बेटी है और विधवा है, बाल विधवा है। उन दोनों के बीच आकर्षण है, गोबर और झुनिया के बीच। झुनिया एक वाक्य कहती है वहां पर। देखें कि 1935-36 में इस उपन्यास को लिखते हुए प्रेमचंद पितृसत्ता को कैसे समझने की कोशिश कर रहे थे। झुनिया बाद में बहुत क्रांतिकारी नहीं रहती है, वो आम गृहस्थ की तरह रहने लगती है, लेकिन जो बात वो कहती है जरा उसको ध्यान से सुने, देखें। कहती है वो कि मैंने अपने मर्द से कह दिया था, लगभग लबोलुबाब ऐसा ही है वाक्य, ठीक, कह दिया था कि यदि पुरुष दूसरी स्त्रियों के पीछे भागेगा तो स्त्री भी अपने मन का करेगी। और ये लिखी नहीं है झुनिया, वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गई है, लेकिन यह चेतना जो एक नई स्त्री में आ रही थी, उसकी ध्वनि को वो बाहर करती है और उस ध्वनि को प्रेमचंद पहचानते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और ले आते हैं। आगे भी जब आप देखेंगे, और बाद में मैं धनिया की प्रशंसा इसीलिए कर रहा था कि झुनिया गर्भवती हो जाती है और गोबर भाग जाता है छोड़कर, तो धनिया उसे अपने घर ले आती है और बड़े साहस का परिचय देती है। इसी तरह सिलिया के प्रसंग में भी वो करती है, वो सबको जात बिरादरी गांव सबको धता बताते हुए वो इन स्त्रियों के पक्ष में खड़ी होती है, मनुष्यता के पक्ष में खड़ी होती है। तो प्रेमचंद जब धनिया का चरित्र सृजित कर रहे थे तो ऐसी ही स्त्रियों का स्वप्न सृजित कर रहे थे वो, जिनमें भय खत्म हो जाए, इस तरह का भय खत्म हो जाए कि लोग बाग क्या कहेंगे, फलाना ये करेंगे, धमाका ये करेंगे। तो धनिया का चरित्र इस तरह सृजित कर रहे हैं प्रेमचंद। तो इसको हमें समझने की और देखने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं देखेंगे। यहीं पर मित्रों मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमें 3 कृतियों पर विचार करना चाहिए। 1935-36 की अवधि में 3 कृतियां हिंदी में आई, 2 कविता में और 1 गद्य में, कामायनी, राम की शक्ति पूजा और गोदान और अंधेरा। इन तीनों कृतियों में अंधेरे का स्वरूप अलग अलग ढंग से है, लेकिन एक जो भारतीय समाज में उस समय अंधेरा छाया हुआ था वो इन कृतियों में परिलक्षित होता है। और स्त्री प्रसंग पर तो राम की शक्ति पूजा और थोड़ी सी पहले लिखी गई जो हिंदी में लिखी गई जो महान कविता है, शोकगीत है, सरोज स्मृति, उसके कुछ प्रसंग किस तरह से जुड़ते हैं और जो बताते हैं कि एक कालखंड में किस तरह जो महान सर्जक होते हैं उनकी चेतना में कुछ तत्व समान रूप से काम करते हैं। जैसे स्त्री मुक्ति का तत्व काम करता है राम की शक्ति पूजा में। राम कहते हैं कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। और दूसरी जगह जब वो प्रसंग आता है और सरोज स्मृति में भी निराला विलाप करते हैं पिता के तौर पर कि धन्य मैं पिता निरर्थक था, तेरे हित कुछ कर न सका, जाना तो बस अर्था गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय, लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। और फिर होरी अपनी बेटियों को लेकर जो सोचता है उस पर सोचिए, रूपा के बारे में सोचता है, लौट रहा है, उसको लगता है कि चौराहे पर लोग उसके ऊपर थूक रहे हैं उसके ऊपर। यह दृश्य याद कीजिए और ये धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, राम की कल्पना कीजिए, उस पूरे कालखंड की कल्पना कीजिए। निराला बेटी के लिए जो कह रहे हैं उसको देखिए, पूरा कालखंड स्त्री चेतना से भर गया है। लेकिन इस स्त्री चेतना को ठीक ढंग से रेखांकित जो कर पा रहे हैं वो बड़े सर्जक हैं, प्रेमचंद, निराला, प्रसाद। सबके बूते की बात नहीं होती है कि अपने समय की जो सबसे प्रमुख चेतना है उसको उतनी ही गहराई और गंभीरता के साथ वो प्रस्तुत कर लें, जैसा कि निराला
प्रसाद और प्रेमचंद करते हैं। कभी इनको तुलनात्मक ढंग से पढ़ने की जरूरत होगी। एक चीज और, जब स्त्री प्रसंग की हम बात कर रहे हैं, आप देखें कि अंधेरे का तो पूरा प्रसंग है, वो हमने कह दिया, उसमें विस्तार से जाएंगे हम तो मेरे ख्याल से उसी पर ज्यादा बातचीत हो जाएगी और दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए हम उधर की तरफ हम नहीं जा सकते। मूल चीज ये है कि किस तरह प्रेमचंद स्त्री मुक्ति का प्रसंग लेकर के इस उपन्यास में आते हैं। कई बहसें हैं इस उपन्यास में। एक बहस है जहां पर सरोज वगैरह इकट्ठा हैं और बात हो रही है और वो कहती हैं कि अब हम प्रेम के आधार पर विवाह करना चाहती हैं। ये एक प्रस्तावना है 1935-36 की। हम जानते हैं कि भारतीय समाज में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। प्रेमचंद के स्वप्न पूरी तरह तो नहीं, कुछ हद तक तो सार्थक हुए ही हैं, पितृसत्ता के प्रत्याख्यान के संदर्भ में भी और जो जाति व्यवस्था है उसके प्रत्याख्यान के संदर्भ में भी। हम अभी उस पर भी बात करेंगे। तो ये किस तरह से चीज निकल करके आती है, इसको देखने की जरूरत है। लगातार आप इसको देखें। अगर हम इन चीजों को रेखांकित करें तो शायद हम कृति के साथ न्याय करेंगे। किस्सा कहानी नहीं है। देखिए, किस्सा कहानी अगर हम इतनी गंभीरता से नहीं पढ़ सकते गोदान को, प्रेमचंद को, निराला को या प्रसाद को, अगर हम उसमें वही चीजें ढूंढने लगेंगे जो हम किसी बहुत पॉपुलर, मतलब जब हम पल्प लिटरेचर में ढूंढते हैं तो मुश्किलें तो आएंगी ही। और ये हमारे समय की मुश्किल बढ़ती जा रही है कि हम अपने एजेंडे लागू करें, कृतियों के साथ, चाहे जो हो, जैसा हो मामला है। एक प्रसंग है इसमें, एक प्रसंग आता है कि झुनिया का जब प्रसंग है उसी समय जो है एक और प्रसंग आता है और याद प्रेमचंद उसको रेखांकित करते हैं होरी और धनिया के संदर्भ में कि उस आलिंगन में कितना अथाह वात्सल्य था जो सारे कलंक, सारी बाधाओं और सारी मूलबद्ध परंपराओं को अपने अंदर समेट लेता था। अद्भुत प्रसंग है और यह बहुत कठिन समय में मतलब ये प्रसंग याद आता है। याद करिए, राम की शक्ति पूजा में भी राम को सीता से पहली मुलाकात का प्रसंग याद आता है जब वो पहले दिन के युद्ध में हार चुके हैं। राम की शक्ति पूजा में हार हो चुकी है। कठिन समय में प्रिय की स्मृति, प्रिय क्षणों की स्मृति कैसे लोगों में ताकत भर देती है, ये प्रसंग तुलसीदास के वहां भी ये प्रसंग है। तो किस तरह से ताकत भर देती है ये स्मृतियां, ये प्रसंग ताकत भर देते हैं, इसको समझने की भी जरूरत है। क्योंकि हमेशा मनुष्य का जीवन है ना, हृदय है उसके पास, कातर है, विषाद में है, अवसाद में है। ऐसे में प्रिय के साथ पहली मुलाकात याद आती है और चेतना पुनर्नवा हो जाती है, चीजें बदल जाती हैं। इसको भी समझने की जरूरत है। और लगातार धनिया जो है वो होरी का आत्मबल बढ़ाती है, कई जगहों पर वो उसे रोकती भी है, फटकारती भी है, लेकिन खड़ी है उसके साथ। ये एक मसला है। इसके अलावा स्त्री प्रसंग पर ही याद करते करते मुझे याद आया कि एक और प्रसंग है इसमें जहां पर किसानों की एकता को रेखांकित करते हैं प्रेमचंद की। किसानों में एका नहीं है। वो उस समय बात करते हुए फिसल गया था। भोला और होरी की आपस में बात हो रही है और वहां पर वो कहता है कि कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं, हम में आदमियत कहाँ। आदमी वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं, उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकते। एका का नाम नहीं, एक किसान दूसरे के खेत पर न चढ़े तो जफा कैसे करे। प्रेम तो संसार से उठ गया है।
मित्रों, मैं यही एक रेखांकित करूं जो पिछले 25-30 वर्षों में प्रेमचंद को समझते हुए मैंने महसूस किया कि प्रेमचंद का सर्वाधिक विश्वास वंचित और पिछड़े लोगों के साथ है। वो लगातार, ठीक है कि वो कहीं कहीं आपको असंगतियां दिखाई दे सकती हैं, लेकिन जिस वर्ग में उनका विश्वास है, चाहे उपनिवेशवाद से लड़ने के लिए, चाहे सामंतवाद से लड़ने के लिए, वो इन्हीं वर्गों पर उनका यकीन है, वंचित वर्गों, दलित वर्ग, पिछड़ी जातियों पर। वो लगातार ये रखते हैं। उनको मालूम है कि ये मध्य वर्ग जो है ये वो नहीं लड़ेगा, प्रोफेसरों और वकीलों का वर्ग नहीं लड़ने वाला इस सामंतवाद के विरुद्ध। और तमाम तरह की उपनिवेशवाद में भी आप देखें कि उपनिवेशवाद को आखिरी धक्का तभी लगा जब इस देश के वंचित और पिछड़े उसमें शामिल हो गए। वो गांधी जी के आह्वान पे शामिल हुए, डॉक्टर अंबेडकर के साथ भी आए, जैसे भी जब वो शामिल होते हैं सारे के सारे, तब जाकर के वो लड़ाई पूरी होती है। तो प्रेमचंद इसको भी रेखांकित करते हैं गोदान में। इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। एक और काम करते हैं, आजकल चुनावों में हम लोग बहुत नंगा नाच देखते हैं, धन बल देखते हैं। ये औपनिवेशिक काल में भी जो चुनाव चल रहे थे वहां चल रहा है। राय साहब, जब चुनाव लड़ने का प्रसंग है एक उस उपन्यास में, उसको पढ़िए ध्यान से और देखिए कि वहां चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए, जो भी हो जाए, हमको जीतना है बस। ये चीजें उपनिवेशवाद तो चला गया, यह प्रवृत्ति नहीं गई। पहले सामंत इसको लेकर के आए, बाद में जो लोग भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हुए, वो सब लोग कहीं ना कहीं इसमें आ गए, इसी झांसे में आ गए, इसी प्रवृत्ति में वो आगे बढ़ते चले गए। तो प्रेमचंद इसको भी रेखांकित करते। एक और प्रसंग स्त्री संदर्भ में ही जरूरी है, और वो दलित प्रसंग भी है, माता दीन और सिलिया का प्रसंग। प्रेमचंद उस पूरे प्रसंग को पढ़िए, प्रेमचंद कहीं कोई किसी दुविधा में नहीं है। उनको मालूम है कि किस तरह जो तथाकथित उच्च जातियां हैं उनका शोषण तंत्र कैसा है, वो उसको सामने रखते हैं। वो यहां भी रखते हैं और ठाकुर का कुआं जब कहानी आप पढ़ेंगे वहां भी रखते हैं। इसको समझने की जरूरत है, इसको देखेंगे तब ज्यादा बात निकल करके आएगी। तो जब सिलिया का प्रसंग आता है, वहां उसके साथ संबंध बना लेना, फिर छोड़ देना, धनिया ले आती है, बच्चा होता है, उसको स्वीकार करता है। दरअसल यह एक गोदान में वैसे तो कोई हृदय परिवर्तन नहीं है, लेकिन मैं माता दीन का जो यह परिवर्तन है उसे हृदय परिवर्तन के रूप में देखता हूं। यह हृदय परिवर्तन है, और प्रेमचंद यह हृदय परिवर्तन किसी भावुकता में नहीं करा रहे हैं, तत्काल के किसी आदर्श से प्रेरित होकर भी नहीं करा रहे हैं, वो भविष्य के जीव द्रव्य के रूप में करा रहे हैं। क्योंकि प्रेमचंद जिस भारत का स्वप्न देख रहे थे वह एक ऐसा भारत था जो किसी एक मतलब किसी अलग अलग जातियों का, और ये जो श्रेणी क्रम है जातियों का, उसका नहीं होगा। प्रेमचंद का कथन है कि हम जिस राष्ट्रीयता का स्वप्न देख रहे हैं उसमें कोई ब्राह्मण नहीं होगा, कोई कायस्थ नहीं होगा, कोई हरिजन नहीं होगा। ये सब कहते हैं कि सब लोग एक जैसे होंगे। एक ऐसी राष्ट्रीयता का स्वप्न, ये है प्रेमचंद का राष्ट्रवाद। एक ऐसी राष्ट्रीयता का स्वप्न प्रेमचंद देख रहे हैं जहां सब भारतीय होंगे, भारतीय होने का गर्व होगा, किसी जाति में पैदा होने का कोई गर्व नहीं होगा। क्योंकि प्रेमचंद जानते थे कि शोषण का एक बड़ा तंत्र, यह जो सामंतवाद के भीतर ये जो जाति व्यवस्था है, यह भी शोषण का एक बड़ा तंत्र है। तो उसको रेखांकित करते हैं अपने एक निबंध में। और यहां पर भी जब वो स्वीकार करता है और कहता है, एक वाक्य देते हैं, आज उसकी हम आलोचना कर सकते हैं उस वाक्य की, लेकिन उस समय वो वाक्य रचते वक्त उनके मन में यह है कि आने वाले भारत में तो ऐसा ही होना चाहिए कि जातियों का मामला नहीं, मनुष्य का मामला हो। स्त्री पुरुष संबंध इसलिए नहीं कि फला फला जाति के हैं, फला फला जाति के, इसलिए वो है एक प्राकृतिक रिश्ता है, और उसकी शर्तें मनुष्यता के आधार पर होनी चाहिए। इसको रेखांकित करते हैं प्रेमचंद भविष्य के जीव द्रव्य के रूप में कि नया भारत ऐसा होना चाहिए। यही नए भारत की परिकल्पना उनका एक बहुत तेजस्वी दलित पात्र गबन में, मैं बार बार नाम ले रहा हूं, देवी दिन खटिक प्रस्तावना करते हैं
इसको हमें नहीं भूलना चाहिए, इसे हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम नहीं याद रखेंगे तो शायद हमें दिक्कत होगी, तो ये हमें इन सबको सामने रख करके देखने की जरूरत होगी। अगर हम नहीं रखेंगे तो शायद न्याय नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर भागने की जरूरत नहीं होगी। मालती और मेहता के प्रसंग के माध्यम से भी प्रेमचंद ने जो स्त्री पुरुष संबंधों का दृष्टिकोण है उसको सामने रखा है। और यहां पर यह बात बिल्कुल एक तरह से कहें कि ठीक नहीं लगती कि होरी और मेहता को मिला दें तो प्रेमचंद बनते नहीं। मेहता बौद्धिक व्यक्ति हैं, लेकिन आदर्श व्यक्ति नहीं है। स्त्रियों के संदर्भ में तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। और अकारण नहीं है कि मालती जो बहुत घनिष्ठ मित्र है उनकी, अंततः उनसे विवाह करने से मना कर देती है। अगर आप इसका कोई संदेश समझना चाहें, पढ़ना चाहें, तो मुझे लगता है कि यह है कि उसको लग गया है कि जो आदमी इतना ढुलमुल है, इसके साथ रहने से तो बेहतर है कि अकेले ही रह जाए। और यही एक और वाक्य जो मालती के लिए कहा गया है उपन्यास में, और जिसे वर्षों से इस रूप में पढ़ा और पढ़ाया जाता है कि प्रेमचंद पढ़ी लिखी स्त्री को नहीं समझते। वो वाक्य है कि मालती जो है वो भीतर से मधुमक्खी और बाहर से तितली है। इसको आगे रख करके अक्सर ये कहा जाता है कि प्रेमचंद समझ नहीं पाते पढ़ी लिखी स्त्री को। देखिए, कभी विचार करिए इस पर कि तितली का मूल स्वभाव क्या है और मधुमक्खी का मूल स्वभाव क्या है। क्या है? तितली सुंदरता का प्रतीक है, कोमलता का प्रतीक है, लेकिन आत्म स्वतंत्रता का भी प्रतीक है। स्वच्छंदता कहूंगा तो हो सकता है गलत अर्थ समझ लेना। वो जहां चाहती है वहां जाती है। सुंदरता है, कोमलता है, आत्म स्वतंत्रता है। और मधुमक्खी जीवनदायी शहद को सृजित करती है, और यदि आप उस पर प्रहार करें तो वो विलाप नहीं करेगी, डंक भी मारेगी। ये है पढ़ी लिखी स्त्री। ये पढ़ी लिखी स्त्री है जिसे प्रेमचंद इस काव्यात्मक वाक्य से स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर पढ़ी लिखी स्त्री है तो वह तितली की तरह सुंदर भी होगी, कोमल भी होगी, लेकिन आत्मसजग होगी, स्वतंत्र होगी, अपनी शर्तों पर जीने की कला उसे आती होगी। वह जीवनदायी शहद इकट्ठा करना भी जानती होगी, और यदि आप उस पर प्रहार करेंगे उसे कोमल और कमजोर समझकर, तो वो डंक भी मारेगी, वो प्रहार भी करेगी। ये है प्रेमचंद। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा था कि प्रेमचंद को थोड़ा धैर्य से पढ़िए, कृति को स्वयं से बात करने दीजिए। थोड़ी सी बातचीत करेंगे तो बहुत सारे प्रसंग निकल करके आएंगे। अपना एजेंडा लेके मत जाइए किसी भी बड़ी रचना के पास, बड़े कृतिकार के पास। मैं कहता हूं कि सामान्य कृतिकार के पास भी अपना एजेंडा लेकर जाने की जरूरत नहीं है। ये अनर्थकारी होता है, ये ठीक नहीं होता है। तो ये एक बड़ा मसला है जो है इस पूरे उपन्यास में। नारी मुक्ति के कई सूत्र प्रेमचंद लेकर के आते हैं, कई सूत्र लेकर के आते हैं प्रेमचंद। उनको अंडरलाइन करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। अगर हम उसको नहीं कर पाएंगे तो शायद दिक्कत में पड़ेंगे या बहुत इकहरे अर्थ की ओर हम चले जाएंगे। ये एक मसला इसमें निकल करके आता है। ये मैं मूल रूप से ये याद रखिए कि प्रेमचंद हैं जो उस दौर में जो निबंध लिखते हैं, मिस्टर हरविलास शारदा का नया कानून, एक टिप्पणी है उनकी जनवरी 1931 की, और उसमें वो इस बिल के स्वागत की बात करते हैं। और ये बिल क्या था? ये बिल क्या था? ये बिल था पति की संपत्ति में पत्नी के अधिकार का बिल। गबन याद करिए, प्रेमचंद गबन में सरला रतन के माध्यम से इसी प्रश्न को उभारते हैं
कि पति के जीवित रहते जो पत्नी महारानी की तरह, हालांकि ये शब्द अब नहीं बोला जाना चाहिए, ये सामंतवाद का शब्द है, मतलब घर में एक तरह से केंद्रीय स्थिति में है, वही स्त्री जैसे ही पति मरता है वो जायदाद भतीजों की हो जाती, क्योंकि अपनी कोई संतान नहीं है वकील साहब। प्रेमचंद वहां भी सवाल खड़ा करते हैं और उसके बाद इस मिस्टर हरविलास शारदा के नए कानून के बारे में निबंध टिप्पणी लिखते हैं और कहते हैं कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए, इसके बिना बात नहीं बनेगी। प्रेमचंद इस रूप में हिंदी के पहले लेखक हैं जो, जब आप गोदान पढ़ेंगे वहां भी ये प्रसंग है, मालती का चरित्र तो आया ही एक पढ़ी लिखी स्त्री के रूप में, और भी कई प्रसंग उसमें हैं स्त्री स्वतंत्रता के। पहले लेखक हैं जो स्त्री शिक्षा की बात करते हैं और कहते हैं कि यदि हम अपने बेटों को उन पर भरोसा करके बाहर पढ़ने के लिए भेज सकते हैं तो अपनी बेटियों को क्यों नहीं, बेटियों को क्यों नहीं। बहुत बड़ा मामला था ये 30 और 40 के दशक में जब प्रेमचंद ये कह रहे थे, तो ये कोई छोटी बात नहीं थी, कोई सामान्य बात नहीं थी। प्रेमचंद स्त्री शिक्षा का पक्ष लेते। प्रेमचंद परिवार संस्था में बहुत गहरा यकीन रखते थे, लेकिन उनका मानना था कि यदि स्त्री लगातार शोषित हो रही है, लगातार उसे दलित किया जा रहा है, तो उसे पति से अलग होने का अधिकार मिलना चाहिए, तलाक मिलना चाहिए। और जब तलाक मिलना चाहिए तो क्या क्या मिलना चाहिए, प्रेमचंद इसके लिए भी निबंध लिखते हैं और कहानियां भी लिखते हैं और उसका प्रसंग लेकर के आते हैं। बेमेल विवाहों से तो वो त्रस्त ही थे। निर्मला पूरा उपन्यास लिखा और इस उपन्यास में भी होरी की बेटी का जो प्रसंग है वो सारा का सारा निकल करके आता है इसमें। इसको देखने और समझने की जरूरत है। प्रेमचंद कहते हैं कि स्त्रियां वो शिक्षा प्राप्त कर लेना चाहती हैं जिसको प्राप्त करके पुरुष जो है वो मालिक बना हुआ है। ये मामूली बात थी, ये चीजें हैं। और इसीलिए गोदान में जब वो लड़कियां कहती हैं, पढ़ने लिखने की बात करती हैं या अपनी शर्तों पर विवाह करने की बात करती हैं, तो ये प्रेमचंद का स्वप्न है। आज जब लाखों बेटियां इस देश में पढ़ रही हैं, लाखों स्त्रियां बल्कि करोड़ों स्त्रियां अगली पंक्ति में खड़ी हैं, निश्चित तौर पर प्रेमचंद का स्वप्न इस अर्थ में बहुत दूर तक सफल हुआ है, वो चरितार्थ हुआ है। लेकिन ये प्रेमचंद कर रहे थे। तमाम प्रसंग अगर आप देखेंगे लगातार चीजें, तो वो निकल करके लगातार चीजें आ रही थी प्रेमचंद के वहां। मेरे ख्याल से समय बहुत तेजी से भाग रहा है, मुझे बहुत सारी बातें करनी है। तो ये वो तलाक बिल का जिक्र करते हैं, सारी चीजें लेकर के आते हैं। दलित प्रसंग को लेकर बहुत संवेदनशील रहे प्रेमचंद। गोदान में जो प्रसंग आया है वो तो है ही, इसके अलावा भी अपने पूरे लेखन में वो बहुत संवेदनशीलता के साथ इस प्रश्न को उपस्थित करते हैं, सामने लेकर के आते हैं और एक तरह से हम लोगों की चेतना को अग्रगामी बनाने की कोशिश करते हैं। अपने समय में तो किया ही उन्होंने, आज की तारीख में भी ये चीज निकल करके आती है। बहुत सारे प्रसंग हैं, मैं किन किन प्रसंगों को लूं क्या छोड़ूं वाला मामला है। तो मूल रूप से मैं जिस प्रसंग को, एक तो कृषक का मामला इसमें लीजिए, एक स्त्री का प्रसंग बहुत बड़ा मामला है, एक जो सिलिया के माध्यम से स्त्री और दलित का प्रसंग है, और एक तरह से विवाह का भी मामला है, स्त्री पुरुष संबंध की जटिलता। और मैं शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं कि उसकी जो अपनी एक पवित्रता भी होती है, जब आप संबंध विकसित करते हैं किसी के साथ, उसकी रक्षा का जो मामला होना चाहिए, प्रेमचंद उसको कितनी संवेदनशीलता से उभारते हैं, इसको भी समझने की। इसीलिए कि प्रेमचंद भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक संरचना को समझते हैं, इसलिए वो जब स्त्री पुरुष संबंधों की बात करते हैं तो एक निष्ठता उनके जहन में रहती है, वो वहां पर उसकी पवित्रता उनके जहन में रहती है। इसे आप बहुत मतलब नकारात्मक अर्थों में मत ले लीजिएगा, ये है, क्योंकि परिवार संस्था ऐसे नहीं चलेगी। परिवार संस्था की कुछ शर्तें हैं, प्रेमचंद उसको मानते हैं, लेकिन वही जो मैंने कहा कि जहां पर अगर शोषण लगातार होगा तो मुक्त करने की भी बात करते हैं, और स्त्री के अधिकार की बात लगातार करते हैं। वो संपत्ति में अधिकार की बात वो लगातार करते हैं। इसको हम अगर नहीं समझेंगे तो हमें शायद दिक्कत होगी समझने की। मैं होरी की जो मृत्यु है उसे मैं मृत्यु की तरह नहीं देखता। मैंने पूर्व में भी लिखा है, इसको निवेदन किया है, हालांकि बार बार ये वाक्य नहीं कहना चाहिए।
मैंने ये निवेदन पहले भी किया है, वो एक हत्या है। वो औपनिवेशिक और सामंती जो व्यवस्था थी, जो जमींदारी व्यवस्था थी, जो गठजोड़ था, उसके द्वारा की गई हत्या है। और गोदान इसलिए एक ट्रेजिक उपन्यास नहीं है कि इसका नायक अंत में मर जाता है। सामान्यतः माना यह जाता है कि किसी उपन्यास को दुखांत कब कहा जाए, तो उसका नायक यदि मर जाता है तो दुखांत है। नहीं, प्रेमचंद के इस उपन्यास को पढ़ते हुए ये बात बार बार सिद्ध होती है कि नायक का मर जाना उस अर्थ उतना मतलब दुखद तो है, वो किसी का भी मर जाना दुखद होता है, वो त्रासदी है, लेकिन उससे बड़ी त्रासदी यह है सपनों का मर जाना। एक ईमानदार व्यक्ति का लगातार लड़ते लड़ते हार जाना, एक ईमानदार व्यक्ति का लड़ते लड़ते हार जाना ट्रेजेडी है। एक ईमानदार व्यक्ति के स्वप्नों का टूट जाना त्रासदी है। और जब ये टूटेंगे तो मौत तो आएगी ही, मौत तो आएगी। अगर होरी नहीं भी मरता, सिर्फ इस रूप में भी उपन्यास रहता कि उसके सारे सपने चूर चूर हो गए, तो भी एक त्रासदी होती। ये भारतीय समाज की चौथे दशक की, तीसरे दशक की बड़ी त्रासदी। तो होरी के हारने में इस उपन्यास की त्रासदी है, धनिया के हारने में इस उपन्यास की त्रासदी है, किसान जीवन के संदर्भ में। तो इसे हमें याद रखना चाहिए, हमें इसको विस्मृत नहीं करना चाहिए कि किस रूप में हम इसकी त्रासदी को देखें, किस रूप में इसकी ट्रेजेडी को देखें हम। सिर्फ होरी के मरने नहीं, होरी के थक कर हार जाने को त्रासदी के रूप में देखें, उसके सपनों के टूट जाने को त्रासदी के रूप में देखें, तब शायद बात निकल करके आएगी। अब कई अवसर आते हैं इस उपन्यास में, नेत्र सजल हो जाते हैं, और जब नेत्र सजल होते हैं तो वही प्रेमचंद धीरे से आपके मस्तिष्क को खड़काते हैं कि सिर्फ रो करके मत रह जाओ, रो के रह जाओगे तो लिखना व्यर्थ गया। सचेत हो जाओ कि इन स्थितियों को बदलने में अगर कोई योगदान कर सकते हो तो करो। जो भी तुम्हारी भूमिका हो, जितनी भी भूमिका हो, बदलो। किसान का जीवन बदलो, स्त्रियों का जीवन बदलो, जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अगर कुछ कर सकते हो तो करो। मैं इसलिए कहता हूं कि प्रेमचंद पूरी तरह एक भारतीय मन थे। उनकी आत्मा गहरे भारतीयता में धंसी हुई थी, गहरे भारतीयता में धंसी हुई थी उनकी आत्मा। और उनकी भारतीयता थी वंचना की समाप्ति, आत्मीयता का विस्तार। पूरे कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जो विस्तार है आत्मीयता का, प्रेमचंद उसको देखने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। इसे भी हमें समझना चाहिए, देखना चाहिए। आप देखें कि उस पूरे कालखंड में प्रेमचंद अकेले ऐसे लेखक हैं गांधी जी की तरह, जिनके चित्त पर औपनिवेशिक चमक दमक का कोई असर नहीं है। वो अगर कहीं आता भी है तो उसको झड़क देते हैं। कर्मभूमि में मुन्नी का जब बलात्कार करते हैं अंग्रेज सिपाही, तो उसके माध्यम से भी प्रेमचंद दरअसल औपनिवेशिक सत्ता को एक जवाब दे रहे थे। जवाब यह था कि औपनिवेशिक सत्ता इंग्लैंड में यह प्रचारित करती थी कि भारतीय पुरुष बहुत बर्बर हैं, वो अंग्रेज स्त्रियों पर प्रहार करते हैं। प्रेमचंद उस चित्र को दिखाते हैं, पूरी अदालत में बहस कराते हैं, दिखाने के लिए कि भारतीय पुरुष नहीं बर्बर हैं, ये अंग्रेज बर्बर हैं जो भारतीय स्त्रियों के साथ ऐसा आचरण करते हैं। और फिर मुन्नी के वहां जो मुन्नी है, उसके चरित्र को जो शक्तिशाली रूप दिया है उन्होंने, वो अद्भुत है, अपूर्व है। उसे भी याद रखना चाहिए प्रेमचंद को समझते समय, लगातार देखते समय। तो ये हम लोगों को याद रखने की जरूरत है। लगातार इन प्रसंगों को अगर हम भूलेंगे तो शायद दिक्कत होगी। राय साहब का चरित्र देखिए उपन्यास में। वो जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको भी चंदा देते हैं और अंग्रेज अफसरों को डलिया भी पहुंचाते हैं। प्रेमचंद दिखा रहे थे
कह रहे थे कि ये जो सामंत वर्ग है उसका यही चरित्र है कि जब तक अंग्रेज है उनसे लाभ लो इस तरह से करके, और कांग्रेस को भी प्रसन्न रखो, ताकि जब अगर सत्ता बदल जाए तो अपना मामला बना रहे, और बना भी। आप देखें 47 जब आया, उसके बाद जब लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हुए तो ढेर सारे राजे रजवाड़े और जमींदार विधानसभाओं और लोकसभाओं में पहुंच गए थे। देवी दिन खटिक जो सवाल कर रहे थे वो निर्मूल नहीं था, वो सत्य साबित होता है, दिखाई देता है। तभी औपनिवेशिक काल में भी तो लड़ी रहे थे ये लोग चुनाव, तो इसको देखने की जरूरत है। कैसे प्रेमचंद तमाम बारे, कोई रचना कालजीवी ऐसे थोड़े बन जाती है। आज अब हमने अभी कुछ ही प्रसंगों का जिक्र किया गोदान को लेकर के, इतना बड़ा उपन्यास है कि कई घंटे इस पर बात हो सकती है, एक एक प्रसंग पर घंटों घंटों बात हो सकती है, फिर भी कुछ अधूरा कुछ छूटा सा रह जाएगा इसमें। इसकी भाषा पर बात हो सकती है, इसकी भाषा पर बात हो सकती है। और ढांचे के बारे में तो मैंने निवेदन किया ही कि एक जो इस उपन्यास के साथ यानी जो ढांचा एक तरह से विकसित रूप में हिंदी उपन्यास को मिल गया, उसका उपयोग बहुत बाद में लोगों ने किया, उसमें तोड़फोड़ की, नए ढंग के भी उपन्यास आए, ये सारी चीजें निकल करके आई। साहित्य के शौकीन है राय साहब, नाटक भी लिखते हैं, लेकिन शोषण भी करते हैं, उसके बिना लगान लेते हैं। मतलब ये जो दोहरा चरित्र है जमींदारों का, पहाड़ों की हवा खा रहे हैं, उसको रेखांकित कर देते हैं प्रेमचंद बिना किसी लाग लपेट के, बिना कुछ कहे, इन सब चीजों को लेकर के वो आ जाते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि उपन्यास में प्रेमचंद की सहानुभूति होरी के साथ अधिक है, गोबर के साथ कम है। कभी विचार कीजिएगा इस पर, क्या ये हमारी संरचना का दोष है, हमारी जो सामाजिक संरचना है या हमारी मानसिक संरचना है उसका दोष है? वो किसान है, प्रेमचंद की सहानुभूति का बड़ा हिस्सा होरी के साथ जाता है इस उपन्यास में, ये हम लोग देखते हैं। गोबर के साथ नहीं जाता, जबकि प्रेमचंद ये गोबर के माध्यम से जो शहर गांव में आ रहा था, या जो पूंजीवाद की आहटें हैं, उन आहटों को रेखांकित करने की कोशिश करते हैं। आरंभिक रूप में गोबर के माध्यम, बाद में खन्ना तो आते ही है इसमें, और बहुत सारे प्रसंग आते हैं पूंजीवाद के। और जब गोदान को पढ़ें, खन्ना को पढ़ें और पूंजीवाद को पढ़ें, तो उसी दौर का प्रेमचंद का निबंध महाजनी जो सभ्यता है उसको भी जरूर पढ़ें उस निबंध को भी प्रेमचंद के, फिर समझ में आएगा कि प्रेमचंद ये जो पूंजीवाद आ रहा था उसको किस रूप में रेखांकित कर रहे थे। वो रंगभूमि का पूंजीवाद 1925 का जो उपन्यास है, या 36 का जो गोदान है जहां पूंजीवाद की आहटें हैं, कैसे प्रेमचंद उसको व्याख्यायित करने की कोशिश करते हैं। महाजनी सभ्यता को भी साथ साथ जरूर पढ़ लें तो देखें। एक चीज और है कि औपनिवेशिक काल के गांव में जो ठहरापन था गोदान में वो दिखाई देता है। मैला आंचल का गांव जो है वो गतिशील है, आजादी के बाद की जो गतिशीलता है, स्वाधीनता के बाद की जो गतिशीलता है वो मैला आंचल में दिखाई देती है। गोदान का गांव ठहरा हुआ है। उसका कारण यही था कि औपनिवेशिक काल में एक जो पूरा ताना बाना था, उस ताने बाने में उसको व्यवस्था वो ठहरे रहने के लिए, तो प्रेमचंद उसके साथ कोई मतलब अतिरेक नहीं करते, वो रख देते हैं उसी तरह से। गांव और शहर की कथा की बात की जाती है कि एक विभाजित कृति है, मैं नहीं मानता इसको। मुझे लगता है कि अगर ये सिर्फ होरी की कथा होती तो इतना जो बड़ा विजन बना नहीं बनता। यानी मालती अगर इस उपन्यास में नहीं आती, खन्ना नहीं आते, तो गोबर का जो पूरा मामला हुआ शहर जाने का और चीजों के बदलने का, वो नहीं होता। याद करिए, गोबर आता है, गांव में घूमता है, तो पंडित जी जो उसको कहते हैं, जो पैलगी से नीचे का मामला नहीं है सामंती व्यवस्था में, वो कहते हैं कि अरे ये तुम्हारा भाई है, अपने बेटे के लिए कहते हैं, अब तुम्हारा भाई है, इसको भी ले जाओ। कैसे पूंजी के साथ रिश्तों में बदलाव आ जाता है, कैसे ये पूंजीवाद की जो आहट थी उसके साथ रिश्तों और भाषा में भी बदलाव आ रहा था। प्रेमचंद इसे बहुत आहिस्ता, बहुत धीरे से रेखांकित कर देते हैं इस उपन्यास में। इसको भी समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है इस उपन्यास के संदर्भ में, इसको जानने की जरूरत है। और मैंने कहा कि
प्रेमचंद किसी एक विचारधारा के साथ नहीं जाते। कहीं कहीं लगता है लोगों को कि गांधीवाद पूरी तरह वहां आ गया। आप देखेंगे कि रंगभूमि में भी पूरी तरह नहीं दिखेगा वो, आप देखेंगे कर्मभूमि में भी पूरी तरह नहीं दिखेगा। गोदान में तो प्रेमचंद बहुत कठोर हैं चीजों के प्रति, बहुत कठोर हैं। बड़े कलाकार हैं इसलिए चीजों को लेकर आते हैं। तो ये गांव और शहर की कथा के विभाजन का मामला मैं स्वीकार नहीं कर पाता। जो लोग स्वीकार करते हैं उनके अपने तर्क होंगे। अमृत राय ने भी रेखांकित किया, लेकिन उन्होंने कहा है कि बड़े कलाकार की कृति है इसलिए पता नहीं चलता। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों है इसलिए गोदान मुकम्मल है। आज की तारीख में हम गांव को शहर से काट कर नहीं देख सकते। प्रेमचंद इसको समझने लगे थे, इसलिए गांव और शहर के बीच एक जो रिश्ता बन सकता था या बन रहा था उसको पकड़ते और रेखांकित करते हैं प्रेमचंद। वो जो पूरी उस समय की स्थिति थी उसको अधूरेपन में सामने नहीं रखना चाहते थे। और किस तरह किसान के शोषण में शहर भी शामिल हो जाता है, शहर का मतलब जो शहर के माध्यम से पूंजीवाद आ रहा है वो कैसे शामिल हो जाता है उसको रेखांकित करते हैं। शहर में भी हर तरह के लोग रहते हैं, इसलिए शहर का ये मतलब मत रखिएगा कि शहर जो है अनिवार्य रूप से पूंजीवाद का प्रतीक हो गया। वो सुविधाओं का, तमाम चीजों का मामला है, लेकिन पूंजीवाद उधर से ही होकर के आ रहा था, इसलिए इसको देखने और समझने की जरूरत है। तो ये अगर हम लोग इसको रेखांकित कर लेंगे तो शायद उचित होगा, उत्तम होगा। मित्रों, गोदान, इस आज के व्याख्यान का शीर्षक था प्रेमचंद का गोदान। यह एक तथ्य है कि गोदान प्रेमचंद ने लिखा, गोदान प्रेमचंद का है, लेकिन यह भी सत्य है कि 1936 के बाद जो एक लंबी अवधि बीत गई, इस अवधि में गोदान पढ़ने वाले ने, हर गोदान पढ़ने वाले ने अपने अपने हिस्से का गोदान उस गोदान में देखा है, समझा है और पाया है। आज तथ्य के रूप में यह सही है कि गोदान प्रेमचंद का है, लेकिन अब यह भी एक तथ्य है कि गोदान पूरे हिंदी समाज का है, गोदान भारत का है, और ऐसी कृतियां रोज नहीं लिखी जा सकती। प्रेमचंद भी होते तो दोबारा शायद नहीं लिख पाते। ये आसान नहीं होता है। कला धर्म की भी अपनी सीमाएं होती हैं। प्रेमचंद हो सकता है कोई और बड़ी कृति लिख देते, लेकिन शायद गोदान नहीं लिख पाते। एक सज्जन ने इसमें सवाल किया था कि गोदान आप लिखिए। मैं गोदान नहीं लिखने जा रहा। जैनेन्द्र कुमार ने जरूर उनका निबंध पढ़िएगा, उन्होंने लिखा है कि वो गोदान लिखते तो कैसा लिखते। जैनेन्द्र कुमार ने जो लिखा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो गोदान लिखते तो जैसा उन्होंने बताया है बहुत खराब लिखते। उन्होंने सुनीता बहुत अच्छा लिखा है, त्यागपत्र बहुत अच्छा लिखा है, वो महान उपन्यास है हिंदी के। इसलिए आप जो कर सकते हैं वह करिए। प्रेमचंद की रचनाओं को दोबारा लिखने की सामर्थ्य प्रेमचंद में ही हो सकती है। आप जब लिखेंगे, हम लिखेंगे, तो हम अपनी कहानियां लिखेंगे, अपने दौर की कहानियां लिखेंगे, अपनी समझ की कहानियां लिखेंगे। तो मुझे लगता है कि आज जो हम लोगों ने गोदान पर बातचीत की उसमें कुछ ऐसे संकेत आपको जरूर मिले होंगे कि आप गोदान को फिर नए सिरे से, नए ढंग से पढ़ पाएंगे। और मैं कोई बहुत दूर नहीं हूं, सोशल मीडिया का दौर है, फोन उपलब्ध हैं। कभी लगे कि गोदान पर कोई ऐसी चर्चा करनी है तो जरूर कीजिए। कहीं मेरे मंतव्यों से अगर आप असंतुष्ट हैं तब भी चर्चा कीजिए। मुझ में भी हो सकता है कुछ जुड़ जाए। मैंने कहा था ना कि अपना एजेंडा लेकर नहीं जाते हैं। यदि आप कभी मुझसे बात करके मुझे कन्विंस करें, बताएं कि क्या है, तो निश्चित तौर पर मुझे भी लाभ होगा। बहुत बहुत आभारी हूं मैं भारतीय भाषा केंद्र का, प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी का, प्रोफेसर सुधीर प्रताप सिंह का, डॉक्टर मलखान सिंह का और वहां के सभी साथियों का। मेरा गुरुकुल है भारतीय भाषा केंद्र। वहीं मैंने बहुत कुछ भारतीय भाषा केंद्र की छांव में ही सीखा है। ये शायद जो मैं कह रहा था उसमें भी बड़ा योगदान भारतीय भाषा केंद्र का है। तो बहुत आभारी हूं, आपने अवसर दिया और आप सबने सुना।